घनत्व से बाग प्रबंधन। एक उच्च घनत्व बाग क्या है? एक उच्च घनत्व बाग क्या है पर जाएं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक उच्च घनत्व वाले बाग को किसी भी बाग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रति एकड़ 150-180 से अधिक पेड़ होते हैं। हालांकि कई अत्यधिक उत्पादक वाणिज्यिक बागों में आज प्रति एकड़ 150-180 पेड़ हैं और उच्च घनत्व 180 पेड़ प्रति एकड़ से अधिक कुछ भी हो सकता है। इस प्रकाशन के प्रयोजनों के लिए वृक्ष संख्या के अतिरिक्त कई विशेषताएं हैं जो एक उच्च घनत्व बाग प्रणाली में शामिल हैं। प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या में वृद्धि होने के अलावा रोपण के बाद 2-3 वर्षों के भीतर एक उच्च घनत्व वाला बाग तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रारंभिक उत्पादन को प्राप्त करने के लिए एक असामयिक बौना रूट स्टॉक का उपयोग करना आवश्यक है। हालांकि अर्ध बौने रूट स्टॉक्स पर पेड़ों के विकास को प्रतिबंधित करना संभव है, लेकिन उनमें जल्दी असर करने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। बढ़ी हुई स्थापना लागत को ऑफसेट करने के लिए लगातार प्रारंभिक फल उत्पादन आवश्यक है। उच्च घनत्व वाले बाग के लिए आवश्यक आवंटित स्थान में अधिक जोरदार रूट स्टॉक्स पर पेड़ों को रखना भी बहुत महंगा है। एक उच्च घनत्व वाले बाग के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए पारंपरिक तरीकों से प्रशिक्षण प्रणाली और प्रशिक्षण और छंटाई तकनीकों को संशोधित करना भी आवश्यक है। चूंकि पेड़ जल्दी फल देंगे, एक स्थायी वृक्ष समर्थन प्रणाली की भी आवश्यकता है। स्थापना की लागत को ऑफसेट करने और वानस्पतिक विकास के प्रबंधन में सहायता के लिए बाग के जीवन में बहुत जल्दी पेड़ों की कटाई करना आवश्यक है। प्रारंभिक उत्पादन सीधे प्रति एकड़ लगाए गए पेड़ों की संख्या से संबंधित है। वृक्षों की संख्या जितनी अधिक होगी, बाग के जीवन की शुरुआत में उस एकड़ भूमि द्वारा प्रकाश अवरोधन उतना ही अधिक होगा। चरम पर यूरोप और प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में 5000-9000 पेड़ प्रति एकड़ के साथ लगाए गए बगीचे हैं। हालांकि ये बाग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत उत्पादक हो सकते हैं, लेकिन यह संदेहास्पद है कि वे दक्षिण पूर्व में आर्थिक परिस्थितियों में लाभदायक या प्रबंधनीय होंगे। तो अगला प्रश्न जिसे संबोधित किया जाना चाहिए वो है, उच्च घनत्व वाले बाग के लिए सबसे अधिक लाभदायक वृक्ष घनत्व क्या है? न्यूयॉर्क में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जिनेवा रिसर्च स्टेशन में किए गए शोध में पाया गया कि एक बाग के पहले 7 वर्षों के लिए पेड़ के घनत्व के साथ उपज में वृद्धि हुई, आकार नियंत्रित रूट स्टॉक से स्वतंत्र। सबसे बौने रूट स्टॉक्स ने तीसरे वर्ष में काफी अधिक पैदावार दी। जैसे जैसे वृक्षों का घनत्व बढ़ता गया, प्रति एकड़ लगभग 1000 पेड़ तक लाभप्रदता में वृद्धि हुई। उत्तरी कैरोलिना में प्रारंभिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रति एकड़ 450-600 है। सबसे बौने रूट स्टॉक्स ने तीसरे वर्ष में काफी अधिक पैदावार दी। जैसे जैसे वृक्षों का घनत्व बढ़ता गया, प्रति एकड़ लगभग 1000 पेड़ तक लाभप्रदता में वृद्धि हुई। उत्तरी कैरोलिना में प्रारंभिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रति एकड़ 450-600 पेड़ों की घनत्व दक्षिण पूर्व के लिए जलवायु, मिट्टी और बाजारों को देखते हुए सबसे अधिक लाभदायक है। सबसे बौने रूट स्टॉक्स ने तीसरे वर्ष में काफी अधिक पैदावार दी।
जैसे जैसे वृक्षों का घनत्व बढ़ता गया, प्रति एकड़ लगभग 1000 पेड़ तक लाभप्रदता में वृद्धि हुई। उत्तरी कैरोलिना में प्रारंभिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रति एकड़ 450-600 पेड़ों की घनत्व दक्षिण पूर्व के लिए जलवायु, मिट्टी और बाजारों को देखते हुए सबसे अधिक लाभदायक है। प्रणाली के फायदे और नुकसान। उच्च घनत्व रोपण प्रणाली के फायदे और नुकसान पर जाएं। उच्च घनत्व वाला बाग लगाते समय पहला प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए वह है, क्यों? पहला उत्तर प्रारंभिक उत्पादन में वृद्धि है। आज के बाजारों में कई नई किस्में मानक किस्मों की कीमत से 4-5 गुना अधिक बिक रही हैं। पहले 2-3 वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से स्थापित और काटे जा सकने वाले बागों का होना उच्च घनत्व प्रणालियों पर विचार करने का एक बहुत अच्छा कारण है। प्रारंभिक उत्पादन और उच्च रिटर्न के कारण पारंपरिक प्रणालियों के लिए 10-12 वर्षों की तुलना में कई उच्च घनत्व वाले बाग 6-7 वर्षों में भी टूट रहे हैं। जमीन से या छोटे स्टूल से कटाई और छंटाई के लिए श्रम का कुशल उपयोग उच्च घनत्व प्रणाली का उपयोग करने का एक और फायदा है। आज के बाजार में पारंपरिक बागों में काम करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने के इच्छुक कर्मचारियों को ढूंढना मुश्किल है। उन कर्मचारियों के लिए दायित्व का उल्लेख नहीं करना चाहिए। एक अन्य लाभ यह है कि उच्च घनत्व वाले बागों के छोटे पेड़ों में प्रकाश अवरोधन को बनाए रखते हुए लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता वाले फल प्राप्त करने की क्षमता है। उच्च घनत्व वाले बागों में भी कीटनाशक अनुप्रयोग दक्षता बहुत अधिक हो सकती है। हालांकि उच्च घनत्व वाले बागों के कई फायदे हैं, लेकिन नुकसान पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्राथमिक नुकसान बाग स्थापना की उच्च लागत है। एक नियम के रूप में, एक उच्च घनत्व वाले बाग को दूसरे वर्ष तक बाग स्थापना के लिए लगभग $10,000 प्रति एकड़ की आवश्यकता होगी। उच्च घनत्व वाले सेब उत्पादन खंड के अर्थशास्त्र में विस्तृत आर्थिक जानकारी पर चर्चा की जाएगी। प्रबंधन की कमी के मामले में उच्च घनत्व वाले बाग भी माफ नहीं कर रहे हैं। उच्च घनत्व प्रणालियों को पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में पहले 6 वर्षों के दौरान अधिक प्रशिक्षण और न्यूनतम छंटाई की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मियों के दौरान। इस प्रकार के बाग के प्रारंभिक जीवन में ध्यान की कमी एक बहुत ही उच्च संभावना पैदा करती है कि स्थापना की उच्च लागत को देखते हुए बाग कभी भी लाभदायक नहीं होगा। एक अन्य संभावित नुकसान में उच्च घनत्व वाले बागों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और छंटाई तकनीकों में बाग प्रबंधकों और श्रमिकों को फिर से शिक्षित करना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णयों में से एक है जो एक बाग प्रबंधक बाग के जीवन पर करेगा। यहाँ की गई त्रुटियां बाग के कम प्रदर्शन, उपज और बाग के जीवन के लिए लाभप्रदता में दिखाई देंगी। कुछ मामलों में बाग की लंबी उम्र कम हो जाएगी। बाग स्थल का चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करें। बाजार का प्रकार, जनसंख्या से निकटता, अभिगम्यता, आपके बाजार की ओर जाने वाली सड़कों की स्थिति, आसपास की भूमि के संबंध में ऊंचाई, ठंडी हवा, ठंड और कोहरे निचले क्षेत्रों में बस जाते हैं, जिससे पाले और बीमारी की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रत्येक 100 फुट की ऊंचाई के लिए विकिरण फ्रॉस्ट फ्रीज घटना के दौरान वसंत रात के तापमान में 5-10 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि की अपेक्षा करें। आदर्श स्थल रोलिंग भूमि का क्षेत्र है। ढलानों पर पौधे लगाएं जो उपकरण के साथ सुरक्षित रूप से पार करने के लिए बहुत अधिक खड़ी न हो। ढलान के नीचे कितनी दूर स्थापित करना है यह ढलान के आधार पर घाटी की चौड़ाई पर निर्भर करता है और घाटी से निचली ऊंचाई तक हवा कितनी अच्छी तरह से निकल सकती है। पहाड़ियों की चोटी जरूरी नहीं कि अच्छी साइट हो, क्योंकि वहां स्थित बाग पहाड़ियों के किनारों की तुलना में एडवेक्टिव फ्रीज के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा
पहाड़ियों की चोटी पर मिट्टी अक्सर कटाव के कारण उथली होती है। ढलान की दिशा दक्षिण मुखी, सर्दियों के दौरान दक्षिण पश्चिम ट्रंक की चोट की संभावना बढ़ जाती है, जो पहले खिलती है। उत्तरमुखी, देर से खिलना, पूर्व की ओर मुख करना, रोग की संभावना कम हो जाती है क्योंकि सुबह का सूरज पत्ते के जल्दी सूख जाता है। पश्चिम मुखी, उत्तर और दक्षिण के बीच मध्यवर्ती। मिट्टी, जड़ों की न्यूनतम गहराई 4-5 फीट होनी चाहिए। लंबी भीषण ठंड के दौरान उथली मिट्टी पर पेड़ सूखे से और जड़ की चोट से अधिक प्रभावित होंगे। अच्छी आंतरिक और सतही जल निकासी विशेषताएं। सेब के पेड़ बढ़ते मौसम के दौरान विस्तारित अवधि के लिए जलभराव वाली तैयारी साइट की तैयारी पर जाएं। रोपण से कम 6 महीने से 1 वर्ष पहले साइट तैयार करना शुरू कर दें। यदि साइट को ठीक से तैयार करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, तो रोपण से 2-3 साल पहले शुरू करें। रोपण से पहले एक आदर्श मिट्टी का वातावरण बनाने के लिए काफी प्रयास करें क्योंकि पेड़ के जमीन में होने के बाद कुछ साइट समस्याओं को ठीक करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। साइट तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। पीएच और उर्वरता के लिए मिट्टी का परीक्षण करें। 2 गहराई 1-8 इंच और 8-16 इंच पर नमूना। 8 से 16 इंच के नमूने के परिणामों के आधार पर खाद और चूना डालें। बाग स्थल के आसपास और आसपास बारहमासी और हानिकारक खरपतवारों को हटा दें। बाग स्थल से वायु निकासी में आने वाली बाधाओं को दूर करें। साइट में गीले क्षेत्रों की जल निकासी पर विचार करें। कई मिट्टी में टाइल लाइनें गीले क्षेत्रों को खत्म करने में बहुत प्रभावी होती हैं, जिससे बाग स्थापित करने और बनाए रखने में समस्याएं आती हैं। एक अन्य विकल्प पेड़ की पंक्ति के भीतर उठी हुई क्यारियों या बरमों पर रोपण करना होगा, जहां संभव हो। प्रस्तावित पेड़ की पंक्तियों के समानांतर और लंबवत साइट को सबसॉइल करें। खेत की जुताई और बीज करें या जहां एक अच्छा सोड पहले से मौजूद है। प्रस्तावित पेड़ की पंक्तियों का पता लगाएं और रोपण से पहले पेड़ की पंक्तियों में वनस्पति को मार दें। यदि आवश्यक हो तो फ्यूमिगेट करें, विशेष रूप से प्रतिकृति साइटों पर। एक प्रतिरोपण स्थल में पेड़ों और जितनी संभव हो उतनी जड़ों को हटा दें। फिर चूने और पोषक तत्वों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए मिट्टी के नमूने लेने से पहले मिट्टी की जुताई और समतल करें। एक अच्छे मृदा प्रबंधन कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। व्यापक जड़ विकास के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करें। पूरे बढ़ते मौसम में नमी की अनुकूल आपूर्ति प्रदान करें। मिट्टी के कटाव को कम करना या रोकना। मशीनरी संचालन के लिए पंक्ति मध्य में एक मजबूत सतह प्रदान करें। अच्छे कीट, रोग और कृंतक प्रबंधन को सीमित करने वाली स्थितियों को कम से कम करें। लाभकारी कीड़ों और परागणकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां। आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करें। धूमन आवश्यक है। क्या धूमन आवश्यक है? धूमन पर विचार करें यदि सूत्रकृमि या प्रतिरोपण रोग एक निश्चित समस्या है। इस उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए मिट्टी के नमूने पर नेमाटोड परख की जानी चाहिए। यह निर्धारित करने का एक आसान तरीका है कि क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह है कि बाग स्थल से मिट्टी के नमूने पर बायोसे का संचालन किया जाए। बायोसे करने के लिए मिट्टी के पीएच और पोषण संबंधी ज़रूरतों को ठीक करने के बाद एक प्रतिनिधि मिट्टी का नमूना एकत्र करें। प्रति NCDA और CS मिट्टी परीक्षण के परिणाम।
आधी मिट्टी को एक सपाट बेकिंग शीट पर रखें और इसे 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ओवन में 30 मिनट के लिए रख दें। दूसरे आधे के लिए कुछ न करें। मिट्टी के ठंडा होने के बाद गर्म और बिना गर्म की हुई मिट्टी को अलग रखें और दोनों नमूनों को कई छोटे छोटे गमलों में डालें। फिर प्रत्येक गमले में सेब के बीज लगाएं। सुनिश्चित करें कि जिन सिबों से बीज निकाले गए थे वे कम से कम 3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में थे ताकि बीज स्तरीकृत हों और अंकुरित होने के लिए तैयार हों। अंकुरों की वृद्धि लगभग 10-12 इंच लंबी होने के बाद गर्म मिट्टी में रोपाई की तुलना बिना गर्म की गई मिट्टी में करें। यदि गर्म मिट्टी में अंकुरों की वृद्धि बिना गर्म की गई मिट्टी की तुलना में दोगुनी है तो धूमन की सिफारिश की जाती है। वाले बागों के लिए प्रजनन प्रबंधन पर जाएं। पोषण संबंधी विकार आमतौर पर उपज, फलों की गुणवत्ता या दोनों में दिखाई देने वाले लक्षणों के विकसित होने से पहले कमी का कारण बनते हैं। एक प्रभावी प्रजनन प्रबंधन कार्यक्रम में रोपण से पहले साइट तैयार करना, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, और पूरे जीवन में बाग की पोषण स्थिति की निगरानी करना शामिल है ताकि पोषक तत्वों की कमी, विषाक्तता और असंतुलन का पता लगाने से पहले वे उपज या गुणवत्ता सीमित हो जाएं। इसमें निम्नलिखित सभी शामिल होने चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करें। प्री प्लांट, पोस्ट प्लांट, मिट्टी के पीएच की जांच के लिए नियमित अंतराल पर ऊपरी 8 इंच मिट्टी का नमूना लें। जिस क्षेत्र में उर्वरक लगाया जाता है उस क्षेत्र में नमूने लें। टेस्ट 2 तक पेड़ों की पोषक सामग्री में प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए बागों पर नियमित नमूनाकरण करें। साल दर साल आधार पर परिणामों को रेखांकन करने से यह देखना आसान हो जाता है कि पोषक तत्वों का स्तर बदल रहा है या नहीं। समस्या निवारण, पोषण संबंधी विकारों की पुष्टि या इनकार करने में मदद करने के लिए नियमित क्षेत्रों से अलग संदिग्ध समस्या क्षेत्रों का नमूना लें। तुलना के लिए प्रभावित पेड़ों और समान उम्र, किस्म और रूटस्टॉक के अप्रभावित पेड़ों से अलग अलग नमूने एकत्र करें। उपज और गुणवत्ता पर अच्छा रिकॉर्ड रखें। उर्वरक अनुप्रयोगों की मात्रा और विश्लेषण के बारे में जानकारी शामिल करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण करें, पत्ती का रंग और वानस्पतिक वृद्धि की मात्रा। नॉन-स्पर की खेती के लिए न्यूनतम 10-12 इंच और स्पर प्रकार की खेती के लिए 6-10 इंच संभावित समस्याओं के संकेतक हो सकते हैं। यदि आप अंतर देखते हैं तो समस्या वाले पेड़ों को चिन्हित करना सुनिश्चित करें ताकि आप पत्ती के नमूने लेने के लिए वापस आने पर उन्हें ढूंढ सकें। उच्च घनत्व वाले बागों के लिए रूट स्टॉक्स। उच्च घनत्व वाले बागों के लिए रूट स्टॉक्स पर जाएं। उच्च घनत्व वाले बागों को बौने रूट स्टॉक्स पर प्रचारित पेड़ों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में उच्च घनत्व वाली बाग प्रणाली विकसित करने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध केवल 3 रूट स्टॉक समूहों या प्रकारों की सिफारिश की जा सकती है। छोटे पेड़ होना ही काफी नहीं है। पेड़ों को बाग के जीवन में जल्दी फल देना चाहिए। इस आला में फिट होने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रूट स्टॉक्स M9, बड पॉइंट 9 और M26 हैं। कोई भी पूर्ण रूट स्टॉक मौजूद नहीं है और प्रत्येक रूट स्टॉक की सीमाओं और ताकत का मूल्यांकन उस रूट स्टॉक का चयन करने के लिए किया जाना चाहिए जो किसी विशिष्ट स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तालिका 1 इन रूट स्टॉक्स के प्रमुख फायदे और नुकसान को सूचीबद्ध करती है। उच्च घनत्व प्रणालियों के लिए इन रूट स्टॉक्स पर लगाए गए पेड़ों को समर्थन देने की आवश्यकता है और सिंचाई को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। कम उपलब्धता और सूखे की संवेदनशीलता के कारण मार्क रूट स्टॉक की अब अनुशंसा नहीं की जाती है। यद्यपि वर्तमान में उच्च घनत्व रोपण प्रणालियों के लिए कुछ ही रूट स्टॉक्स उपलब्ध हैं।
कई आशाजनक चयनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जिनेवा रिसर्च स्टेशन में प्रजनन कार्यक्रम में कई चयन हैं जो मूल्यांकन के उन्नत चरणों में हैं और अगले कई वर्षों में सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। न्यूयॉर्क के रूटस्टॉक्स का प्राथमिक लाभ अग्नि दोष का प्रतिरोध है। हालांकि बड़े पैमाने पर रोपण की सिफारिश करने से पहले अभी भी उन्नत मूल्यांकन की आवश्यकता है। किस प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए? किस प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए? उच्च घनत्व वाले बाग प्रबंधन के लिए कई अलग अलग प्रशिक्षण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, मुझे किस प्रणाली का उपयोग करना चाहिए? तालिका 2 वर्तमान में उपयोग में आने वाली 4 प्रमुख प्रणालियों को दर्शाती है, जिसमें केंद्रीय नेता, ऊर्ध्वाधर अक्ष, हाइब्रिड ट्री कोन HYTEC और पतला धुरी शामिल हैं। तालिका में प्रत्येक पेड़ के प्रकार का आरेख प्रत्येक प्रणाली की विशेषताओं की एक सूची के साथ है और इसे कैसे बनाए रखा जाता है। ध्यान दें कि प्रत्येक पेड़ का एक केंद्रीय नेता होता है और सभी केंद्रीय नेता के संशोधन होते हैं। सिस्टम के बीच प्रमुख अंतर पेड़ की ऊंचाई, घनत्व, रिक्ति और जिस तरह से नेता को प्रबंधित किया जाता है। कई ट्रेलिस सिस्टम जैसे कि एब्रो, लिंकन कैनोपी, वाई ट्रेलिस, वर्टिकल ट्रेलिस आदि का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रणाली पहले 3 वर्षों में उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती है यदि पेड़ों को भारी रूप से नहीं काटा जाता है। वृक्ष घनत्व या अधिक सटीक रूप से प्रकाश अवरोध वो कारक है जो प्रारंभिक उत्पादन को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण प्रणाली बाद में बाग के जीवन में एक बड़ा कारक है जब प्रणाली पेड़ की छतरी के भीतर प्रकाश वितरण को प्रभावित कर सकती है। परिपक्व बाग प्रणालियां जिनमें कम से कम 70% प्रकाश अवरोधन होता है, उन प्रणालियों की तुलना में अधिक पैदावार होती है जो कम प्रकाश को रोकती हैं। पेड़ के शीर्ष में शाखाओं को निचली शाखाओं को छाया करने की अनुमति देकर पेड़ों में प्रकाश अवरोध अक्सर कम हो जाता है। यह छायांकन, अंग हटाने की कमी या अनुचित अंग प्लेसमेंट या अभिविन्यास के परिणामस्वरूप होता है। प्रकाश अवरोधन भी गली की चौड़ाई को साफ करने के लिए पेड़ की ऊंचाई के अनुपात से संबंधित है। सामान्य रूप में, हालांकि दक्षिण पूर्व के लिए किसी विशिष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की सिफारिश नहीं की जाती है, बल्कि विशिष्ट विशेषताओं वाले पेड़ को विकसित करने के लिए एक दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है। वाशिंगटन राज्य के शोधकर्ता और उत्पादक डॉक्टर डॉन हेनिके ने उच्च घनत्व वाले बाग प्रबंधन की एक प्रणाली का प्रस्ताव दिया है जिसे अलर्ट ग्रोवर रिस्पांस के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण में उत्पादक इस बात से अवगत होता है कि पेड़ कैसे बढ़ रहे हैं और प्रकाश अवरोधन और इसलिए उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए पेड़ों का प्रबंधन करते हैं। दक्षिण पूर्व में अनुशंसित पेड़ के प्रकार की विशेषताएं एक पतले धुरी प्रकार के पेड़ की हैं। पेड़ लंबे को छोड़कर पतले धुरी के पेड़ के समान दिखाई देगा। यह 8-10 फीट लंबा है और पेड़ों को पंक्तियों के भीतर 5-7 फीट की दूरी पर 12-16 फीट की दूरी पर पंक्तियों के साथ रखा गया है। लीडर को ग्रोथ रेगुलेटर एप्लीकेशन, बैगिंग, बैंडिंग, हेडिंग, लीडर रिन्यूअल या नॉचिंग आदि द्वारा लेटरल ब्रांचिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है, जिस पर बाद में लीडर मैनेजमेंट तकनीकों में चर्चा की जाएगी। इस प्रकाशन का खंड उत्तरी कैरोलिना में शोध में पाया गया है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष के पेड़, जहां नेता को हेरफेर नहीं किया जाता है, में नेता के साथ निरंतर शाखाएं नहीं होती हैं, जो एक उत्पादक और लाभदायक पेड़ के लिए आवश्यक है। इन पेड़ों की निचली शाखाएं होती हैं 2-4 फीट अंधी लकड़ी का क्षेत्र या बिना शाखा वाले नेता।
और पेड़ के शीर्ष पर शाखाएं होती हैं। इसलिए निरंतर शाखाओं को सुनिश्चित करने के लिए नेता को किसी तरह से हेरफेर किया जाना चाहिए। शुरुआती फल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए पहले 3-5 वर्षों के लिए चौड़े क्रॉच कोन वाली सभी पार्श्व शाखाओं को बनाए रखा जाना चाहिए। मचान के निचले हिस्से को स्थायी के रूप में पहचाना जाना चाहिए और अन्य को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि छायांकन एक समस्या बन जाता है। पहले से लगभग 12 इंच ऊपर एक दूसरा अर्धस्थायी भंवर भी हो सकता है जिसे भी पहचाना जाना चाहिए और हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि छायांकन एक समस्या बन जाता है। पेड़ के निचले हिस्से में स्थायी भंवर बनाए जाते हैं क्योंकि पेड़ के उस क्षेत्र में शक्ति और प्रकाश की कमी के बारे में कुछ चिंता है। लेटरल ब्रांचिंग और फ्लोरल दीक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्थायी व्योरल को लंबवत से लगभग 85 डिग्री तक फैलाया जाना चाहिए। मचानों के दूसरे चक्र के ऊपर सभी शाखाओं को हर 3-4 साल में नवीनीकृत किया जाना चाहिए। इन पार्श्व शाखाओं को कई वर्षों तक काटा जाएगा। चित्र 1। यह कट ठूंठ के तल पर गुप्त कलियों को बढ़ने की अनुमति देता है, जिससे चौड़े क्रॉच कोनों के साथ पार्श्व अंग बनते हैं। चंदवा के भीतर इष्टतम प्रकाश वितरण की अनुमति देने के लिए पेड़ के शंक्वाकार आकार को बनाए रखना भी अनिवार्य है। हालांकि पहले 3-4 वर्षों में वृक्ष प्रशिक्षण तकनीकों जैसे झुकने, फैलाने आदि का उपयोग करते हुए बढ़ते मौसम के दौरान लगभग हर 6 सप्ताह में कम से कम छंटाई की जानी चाहिए। प्रशिक्षण तकनीक दक्षिण पूर्व के लिए उच्च घनत्व प्रशिक्षण तकनीकों पर जाएं। पतले स्पिंडल प्रकार के पेड़ों की विशेषताएं और आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पिरामिड के आकार का पेड़ केंद्रीय नेता की तरह, ऊंचाई 8-10 फीट पर नियंत्रित। पेड़ के अंग की अधिकतम चौड़ाई 6-7 फीट फैली हुई है। केंद्रीय नेता के साथ लगातार पार्श्व शाखाएं। पेड़ की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण और छंटाई, मुख्य रूप से पहले 4 वर्षों में। पार्श्व अंगों के 1 या 2 स्थायी भंवर पेड़ के निचले हिस्से में स्थापित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि अंग व्यास नेता व्यास के साथ प्रतिस्पर्धा न करे। विपुल पार्श्व शाखाओं के लिए नेता प्रबंधन फलने वाली लकड़ी के उत्पादन को उत्पन्न करने और शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बढ़ते बिंदुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण है। शक्ति को नियंत्रित करने और फलने को प्रोत्साहित करने के लिए पार्श्व शूट की स्थिति महत्वपूर्ण है। द्वितीयक शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी यह स्थिति आवश्यक है। नेता के गैर शाखा वाले क्षेत्र खोए हुए फल उत्पादन के क्षेत्र हैं। इस प्रकार सफल नेतृत्व प्रबंधन सीधे प्रारंभिक और कुल फल उत्पादन क्षमता से संबंधित है। हर 15-18 इंच में लीडर को जोड़ने के लिए पेड़ों की कुल ऊंचाई के लिए पेड़ों के पास एक स्थायी समर्थन प्रणाली होनी चाहिए। यह सहारा पेड़ों को मिट्टी में स्थिर रखता है और फलों के भार का समर्थन करता है। यदि पेड़ की शक्ति अपर्याप्त मिट्टी की नमी या ग्राउंड कवर प्रतियोगिता से सीमित है, तो पेड़ की ताकत और विकास कम हो जाएगा और वृक्ष प्रशिक्षण तकनीक उतनी प्रभावी नहीं होगी। स्थापना वृक्ष प्रतिष्ठान पर जाएं। उच्च घनत्व वाले बागों के लिए वृक्षारोपण का प्रशिक्षण रोपण से शुरू होता है। यदि एक अशाखित या कोड़ा का पेड़ खरीदा जाता है, तो पेड़ को 30 से 34 इंच की ऊंचाई पर रखें। यदि एक अच्छी तरह से शाखाओं वाला, पंख वाला पेड़ लगाया जाता है, तो जमीन के 24 इंच के भीतर सभी शाखाओं को हटा दें और शीर्ष प्रयोग योग्य पार्श्व शाखा से 10 इंच ऊपर नेता को सिर दें। पंख वाले पेड़ जल्दी फल उत्पादन में वृद्धि करेंगे। एक बार 3-4 इंच की नई वृद्धि होने के बाद नए नेता के रूप में एक जोरदार टर्मिनल शूट का चयन करें और अन्य सभी सीधे शूट को हटा दें जो चयनित नए नेता के आधार के 3-4 इंच के भीतर उत्पन्न होते हैं। अधिक जोरदार पेड़ों पर बड़े कैलिपर
अच्छी जड़ प्रणाली वाले अच्छी शाखाओं वाले पेड़ जो रोपण के समय बरकरार रहते हैं। नीचे वर्णित बैगिंग तकनीकों का उपयोग 18-24 इंच के असंबद्ध नेता पर रोपण के लिए किया जा सकता है। नेता प्रबंधन तकनीक। नेता प्रबंधन तकनीकों पर जाएं। बैगिंग चित्र 2 पिछले वर्ष की अशाखित वृद्धि पर पॉलीइथाइलीन स्लीव आमतौर पर 3 मिलियन रखकर किया जाता है। बैगिंग केवल 30-32 इंच के नेता पर प्रभावी है। इस प्रकार लंबे समय तक नेताओं को 32 इंच तक काटा जाना चाहिए। अनुमानित कली टूटने से 4-6 सप्ताह पहले शुरुआती फरवरी के मध्य तक बैग लगाए जाने चाहिए। पॉली स्लीव के सिरों को क्लोथस्पिन या टेप आदि से कसकर बंद किया जाना चाहिए। ये स्लीव्स बंद और तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक कि नई लेटरल ग्रोथ 1-2 इंच लंबी आमतौर पर खिलने के समय के बारे में न हो जाए। बैग को हटाने के तुरंत बाद प्रोमालिन के 250 ppm 1 पिंट प्रति 10 गैलन पानी प्लस सर्फैक्टेंट का एक पत्तेदार आवेदन लागू करें और पहले से प्राप्त हिस्से पर एक एंटी डेसिकेंट लागू करें। बढ़ते मौसम के दौरान नए लीडर एक्सटेंशन ग्रोथ के प्रत्येक 18 इंच सेक्शन को 45 डिग्रीज के कोण पर झुकाकर और पेड़ के सपोर्ट सिस्टम पर सुरक्षित करके स्नैकिंग चित्र 3 किया जाता है। जिगजैग लीडर आकार बनाने के लिए प्रत्येक क्रमिक मोड़ विपरीत दिशा में किया जाता है। 45 डिग्रीज के कोण को नई वृद्धि को समर्थन हिस्सेदारी से बांधकर या टेप करके रखा जाता है। यह तकनीक कुछ चालू मौसम पार्श्व शाखाओं को विकसित करने और कुछ शाखाओं को निम्नलिखित वसंत में बढ़ने का कारण बनती है। सुनिश्चित करें कि मोड़ पर विकसित होने वाले पार्श्व बहुत जोरदार न हो और नेता के साथ प्रतिस्पर्धा करें। यह तकनीक बहुत जोरदार लीडर ग्रोथ के साथ उपयोगी है जहां कुछ विचलन उपयुक्त है और आप इसे काटने के बजाय विस्तारित लीडर ग्रोथ का प्रयास करना और उसका उपयोग करना चाहते हैं, जैसा कि कमजोर नेता नवीनीकरण के साथ। कमजोर नेता नवीनीकरण चित्र 4 का उपयोग किया जाता है जहां नेता की वृद्धि अत्यधिक होती है। पेड़ की शक्ति को संतुलित करने के लिए नेता को एक कमजोर लेकिन अभी भी जोरदार पार्श्व में काट दे जिसे शाखा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और एक नया कमजोर नेता बनाने के लिए समर्थन पद से जुड़ा हो सकता है। यह सुप्त मौसम में करें। निशान के साथ रिक्त क्षेत्रों का स्पॉट उपचार चित्र 5 नॉचिंग एक उपचारात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अंधी लकड़ी वाले पंख वाले पेड़ों के लिए किया जा सकता है। यह एक पायदान एक हैक्सॉ ब्लेड के साथ खिलने से पहले नेता 2-3 सप्ताह के अनब्रांच्ड क्षेत्र में प्रत्येक नोड के ऊपर रखकर किया जाता है। 1/16 पेड़ के चारों ओर रास्ते से लगभग 1/3 का विस्तार इंच चौड़ी। केवल छाल फ्लोएम के माध्यम से काटने के लिए सावधान रहें, न कि छाल के नीचे संरचनात्मक लकड़ी। लगभग 50-60% नोकदार कलियों को पेड़ के सिर से बचने के लिए बढ़ना चाहिए और उच्च शाखाओं को खत्म करना चाहिए जिससे शुरुआती फल उत्पादन कम हो जाए। चूंकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली है, इसलिए इसका उपयोग केवल अशाखित क्षेत्रों को भरने के लिए करें। शाखा प्रबंधन पार्श्व शाखा प्रबंधन पर जाएं तो जब नए पार्श्व 3-6 इंच लंबे हों तो उन्हें कपड़े पिन या टूथपिक के साथ क्षैतिज या लगभग क्षैतिज रूप से फैलाएं। जब पार्श्व वृद्धि विस्तार वृद्धि के साथ होती है तो पार्श्वों को तौला जाना चाहिए या लगभग क्षैतिज रूप से बांधा जाना चाहिए। यह समय पर स्थिति आमतौर पर पार्श्व के शीर्ष के साथ सीधे माध्यमिक शाखाओं को छोड़ देगी। चूंकि सेकेंडरी अपराइट वजन या बांधने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं, कुछ को क्षैतिज रूप से तैनात करने की आवश्यकता होती है और कुछ को पतला करके हटा दिया जाता है। आमतौर पर सबसे मजबूत लोगों को हटा दिया जाता है और अधिक मध्यम जोरदार लोगों को क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है।
गर्मियोों के दौरान एक दो बार लेटरल शूट और सेकेंडरी शाखाओं की स्थिति आवश्यक हो सकती है। यह पहले 3-4 वर्षों में आवश्यक फलने की क्षमता और कम छंटाई की आवश्यकता में भुगतान करेगा। लीडर ब्रांचिंग तकनीक और लेटरल ब्रांच मैनेजमेंट को हर सीजन में तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि ट्री लीडर का शीर्ष पेड़ की अधिकतम वांछित ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता। उच्च घनत्व वाले बागों के लिए समर्थन प्रणाली। उच्च घनत्व वाले बागों के लिए सपोर्ट सिस्टम पर जाएं। सपोर्ट सिस्टम पेड़ों के लिए लंगर प्रदान करते हैं, पेड़ की ताकत को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, बाग के प्रबंधन में आसानी करते हैं और फल और पत्ते के लिए अच्छा प्रकाश जोखिम प्रदान करने में मदद करते हैं। समर्थन प्रणाली को बाग के जीवन को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। उच्च घनत्व वाले बागों में कई अलग अलग प्रकार की सहायता प्रणालियों का उपयोग किया गया है। पतला धुरी समर्थन प्रणाली चित्रा 6A, ऊर्ध्वाधर अक्ष चित्रा 6B और कई ट्रेलिस सिस्टम चित्रा 7 पर जानकारी यहाँ दी गई है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पेड़ के हिस्से भी हैं जिनका उपयोग बिना तार की जाली के अलग अलग पेड़ों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3 इंच की गोल लकड़ी की चौकी और कोणीय स्टील के पेड़ के हिस्से। जब अलग अलग पेड़ के दांव का उपयोग किया जाता है तो 10 फीट लंबी एक हिस्सेदारी का उपयोग किया जाना चाहिए और रोपण के तुरंत बाद पेड़ से लगभग 6 इंच जमीन में 2 फीट चला जाना चाहिए। पतला स्पिंडल सिस्टम चित्र 6A को बड़े समर्थन पोस्ट एंकर या तारों की आवश्यकता नहीं होती है। लकड़ी के खंभों के साथ एक स्पाइक को जमीनी स्तर पर समर्थन पोस्ट में चलाया जा सकता है और अंगों को बांधने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पेड़ों को सहारा देने के लिए धातु की नाली या 2x2 का उपयोग किया जाता है तो पेड़ की पंक्ति के नीचे नियमित अंतराल पर बड़े पदों को स्थापित करना आवश्यक होता है, जिसके ऊपर एक तार सुरक्षित होता है। अतिरिक्त समर्थन देने के लिए अलग अलग पेड़ के समर्थन को तार से जोड़ा जाना चाहिए। ऊर्ध्वाधर अक्ष सलाखें चित्र 6 10 फुट की सलाखें के समान है। यह खुद को उत्पादक अनुकूलन के लिए उधार देता है। पोस्ट का आकार और प्लेसमेंट संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। फसल के समर्थन के लिए 1 से 5 तारों का उपयोग किया जा सकता है। नेता के समर्थन के रूप में बांस की छड़ें, पतली पोस्ट, तार और अन्य सामग्री का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। नेता के समर्थन को नीचे के तार के नीचे जमीन में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में अलग अलग ऊंचाई के लंबवत ट्रेलिस उपयोग में हैं। चित्र 7 जब ठीक से डिजाइन, स्थापित और रखरखाव किया जाता है तो वे अच्छी तरह से काम करते हैं। हालांकि कई उत्पादक और बीनने वाले ट्रेलिस पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि वे पंक्ति के एक तरफ से दूसरी तरफ आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा एक कठिन मरम्मत कार्य की आवश्यकता के कारण छंटाई करते समय तार को काटना असामान्य नहीं है। इस कमी को देखते हुए कई उत्पादक अन्य प्रणालियों का उपयोग करने का चुनाव करते हैं। एक मजबूत, लंबे समय तक चलने वाली सलाखें समर्थन प्रणाली का निर्माण करने के लिए याद रखें कि पोस्ट के सेट की गहराई को 1/3 बढ़ाने से पोस्ट के पलटने का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। याद रखें एक संचालित पोस्ट 1 है 1/2 बार के रूप में एक खोदा छेद में एक सेट करता है उथलने वाला के लिए प्रतिरोध। बड़े एंड डाउन वाले हैंडसेट पोस्ट को छोटे सिरे से नीचे की ओर चलाएं। उपयोग 12 गेज उच्च तन्यता तार का प्रयोग करें। 9 गेज 1 3/4 इंच लंबे स्टेपल वे 150% से अधिक वापसी प्रतिरोध 1/2 इंच लंबे स्टेपल। अधिकतम धारण शक्ति के लिए स्लैश कट पॉइंट वाले स्टेपल का उपयोग करें। स्टेपल को लकड़ी के खंभों में लकड़ी के दाने के समानांतर दोनों पैरों के साथ लंबवत ड्राइव न करें।
यह पदों को विभाजित कर सकता है और स्टैपल की धारण शक्ति को कम कर सकता है। तार के खिलाफ स्टैपल को कभी भी कसकर न चलाएं क्योंकि यह तार को कमजोर कर देगा और जस्ता कोटिंग को नुकसान पहुंचाएगा। तार की मजबूती बनाए रखने के लिए तारों को जोड़ने के लिए यांत्रिक स्पाइसेस का उपयोग करें। तारों को कसने के लिए ट्रेलिस में स्थायी रूप से इन लाइन टेंशनर स्थापित करें। वे तार के रिटेंशनिंग को ढीला होने की अनुमति देते हैं। याद रखें कि तारों पर तनाव बनाए रखने में मदद करने के लिए जाली के सिरों पर लंगर आवश्यक हैं। का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक उच्च घनत्व वाले सेब उत्पादन के अर्थशास्त्र पर जाएं। किसी उद्यम की लाभप्रदता का निर्धारण करते समय यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि उद्यम कितने डॉलर की पैदावार करता है जब डॉलर आते हैं और अन्य उद्यमों में उपलब्ध रिटर्न। विचार करने के लिए दो सिद्धांत हैं। सबसे पहले, जितनी जल्दी $1 का राजस्व आता है उतनी ही जल्दी इसका उपयोग अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, समान जोखिम वाले किन्हीं दो उद्यमों के लिए उच्च दर प्रतिफल देने वाला आमतौर पर बेहतर होता है। इस खंड में केंद्रीय नेता की लाभप्रदता और नकद स्थिति, सॉल्वेंसी और पतला स्पिंडल प्रकार प्रशिक्षण प्रणाली दोनों की जांच की जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य हैं। दक्षिण पूर्व में उत्पादकों के लिए उपलब्ध 2 से प्रशिक्षण प्रणालियों की लागत का अनुमान लगाएं। नकदी प्रवाह को प्रोजेक्ट करें और इन वैकल्पिक प्रशिक्षण प्रणालियों की लाभप्रदता का अनुमान लगाएं। उत्पादकों को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए पर्याप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करें। लागत का अनुमान सेब की किस्म, उपज, ग्रेड और उत्पादक द्वारा चुने गए मार्केटिंग चैनल के आधार पर लाभप्रदता स्पष्ट रूप से भिन्न होगी। तदनुसार विपणन चैनल उनके सेब के लिए मूल्य उत्पादकों को प्राप्त होने वाले मूल्य को प्रभावित करता है। रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और रोम जैसी अधिक पारंपरिक किस्मों की तुलना में उत्पादकों को कुछ नई किस्मों जैसे कि जिंजर गोल्ड, गाला, फूजी और पिंक लेडी के लिए अधिक मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा उत्पादक जो सीधे बाजार के विकल्पों का उपयोग करते हैं जैसे कि सड़क के किनारे स्टैंड, थोक विपणन चैनलों का उपयोग करने वालों की तुलना में अक्सर अधिक लाभ मार्जिन होता है। यह विश्लेषण मानता है कि सेब को वाणिज्यिक विपणन चैनलों के माध्यम से बेचा जाएगा और यह कि उत्पादकों द्वारा प्राप्त मूल्य पारंपरिक सेब की खेती के लिए प्राप्त कीमतों के बराबर थे। विश्लेषण आगे मानता है कि केंद्रीय नेता प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करते हुए 12x20 फुट की दूरी पर प्रति एकड़ 181 पेड़ लगाए गए थे जबकि पतले स्पिंडल प्रकार प्रशिक्षण प्रणाली में 6x12 फुट की दूरी पर प्रति एकड़ 605 पेड़ लगाए गए थे। दोनों प्रणालियों के लिए 20 साल की उत्पादन अवधि के लिए कुल वार्षिक लागत का अनुमान लगाया गया था। स्थापना वर्ष को 0 वर्ष माना जाता था और वो वर्ष था जिसमें साइट तैयार की गई थी और पेड़ लगाए गए थे। वार्षिक लागतों को बढ़ती लागत, श्रम, सामग्री और मशीनरी लागत, निश्चित लागत, कर, बीमा आदि और फसल और पैकिंग लागत में विभाजित किया गया था। बढ़ते और निश्चित लागत अनुमान उत्तरी कैरोलिना सेब उत्पादकों और NC स्टेट यूनिवर्सिटी फैकल्टी द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादन रिकॉर्ड पर आधारित थे। भूमि का मूल्य $2000 प्रति एकड़ था, जबकि फसल और पैकिंग शुल्क क्रमशः $1.10 और $4.50 प्रति बुशल काटा। 1997 में औसत मूल्य उत्पादकों का भुगतान किया गया था। रोपण के 20 साल के जीवन में अनुमानित उपज पैटर्न तालिका 3 में दिखाए गए हैं। पतला धुरी प्रकार प्रशिक्षण प्रणाली SSTS के लिए कुल उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए 2 उपज पैटर्न का उपयोग किया गया था।
औसत उपज पैटर्न उस उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी एक उत्पादक सामान्य उत्पादन प्रथाओं का पालन करने की उम्मीद कर सकता है, और उच्च उपज परिदृश्य उस पैदावार को दर्शाता है जो एक उत्पादक गहन रूप से प्रबंधित बाग में अनुमान लगा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व प्रणाली वर्ष में 1000 बुशेल प्रति एकड़ के अधिकतम उत्पादन तक पहुंच गई, जबकि एसएसटीएस ने 7वें वर्ष में औसत पैदावार के साथ और उच्च पैदावार के साथ छठे वर्ष में समान उत्पादन स्तर हासिल किया। तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए यह माना गया कि प्रति एकड़ 1000 बुशल प्रत्येक बाग के लिए अधिकतम उपज थी। निष्कर्ष: इस विश्लेषण से 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले, निवेश वर्ष में उच्च घनत्व प्रणाली अधिक महंगी होती है, लेकिन कुल बढ़ती लागत केंद्रीय नेता प्रणाली से कम होती है। शुद्ध परिणाम यह है कि बागों के 20 साल के जीवन में इन दो प्रक्रियाओं की कुल स्थापना और बढ़ती लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दूसरा, किसी भी प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करके सेब उत्पादन एक लाभदायक उद्यम हो सकता है। प्रत्येक उत्पादन और मूल्य परिदृश्य के लिए एनपीवी 0 से अधिक हैं और वापसी की आंतरिक दरें कई वैकल्पिक दीर्घकालिक निवेश अवसरों से अधिक हैं। अंत में, एसएसटीएस, यदि ठीक से बनाए रखा जाए, तो केंद्रीय नेता प्रशिक्षण प्रणाली की तुलना में अधिक लाभदायक हो सकता है। एसएसटीएस के लिए ब्रेक इवन अवधि लगातार कम थी, एनपीवी अधिक थे, और इस अध्ययन में विश्लेषण किए गए प्रत्येक 20 वर्षीय परिदृश्य के लिए केंद्रीय नेता प्रक्रिया के लिए वापसी की आंतरिक दरें संबंधित मूल्यों से अधिक थीं। एसएसटीएस भी एक उत्पादक को नई किस्मों को लगाकर और कीमतों में कमी से पहले महत्वपूर्ण उत्पादन प्राप्त करके अधिक रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि अन्य उत्पादक इन किस्मों को लगाते हैं और आपूर्ति में वृद्धि करते हैं। हालांकि एसएसटीएस प्रणालियों का 20 साल की अवधि में व्यापक रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। एसएसटीएस प्रणाली उत्पादक को 15 वर्षों में उच्च घनत्व वाले बाग को हटाने का अवसर देती है ताकि नए उच्च मूल्य वाले किस्मों को फिर से लगाया जा सके और फिर भी लाभदायक हो। इसके साथ साथ